करवाऊंगी, जो अपने ख्वाबों को खारी रेत के खेत में बोकर आज बहुत दूर निकल गए हैं, अपने सपनों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। हम राजस्थानी श्रृंखला की इस संकल्पना को साकार करने और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विजन है कि जो प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास करे जाएं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी व्यक्तित्व इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे, हमसे अपनी बात कहेंगे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का हम राजस्थानी की आज की कड़ी में। राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर की पहल हम राजस्थानी कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रही हैं फिल्म एक्टर अनूप सोनी से। अनूप सोनी का जब नाम लिया जाता है तो एक तस्वीर हमारी आंखों के सामने तुरंत आ जाती है, जिसे हमने टेलीविजन की स्क्रीन पर बहुत बार देखा है। क्राइम पेट्रोल में जिंदगी के एक अलग तस्वीर को वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और अब शॉर्ट फिल्म में, वेब सीरीज में एक नए अंदाज में अनूप नजर आ रहे हैं। तो अनूप, मैं फाउंडेशन, राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से और सिंपली जयपुर की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अनूप, अनूप जी आप म्यूट पे हैं, तो आप मेरा अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो आपका स्वागत करती हूँ, स्वागत को स्वीकार कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से मेरा जयपुर से एक नाता रहा है और कभी ना कभी मौके मिलते रहते हैं, और जब भी मौके मिलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं गंवाऊं ना राजस्थान से या जयपुर से जुड़ने के। तो थैंक यू सो मच जी कि आपने मुझे इस मौका दिया यहाँ सबसे मिलने की। बिल्कुल, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धीरज श्रीवास्तव जी को, राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर हैं। वेलकम नोट के लिए सर आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच अंशु जी। एज यू राइटली सेड कि हम राजस्थान को जो है राजस्थानी के मन से नहीं निकाल सकते, और इसका जीता जागता प्रमाण है कि आज हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जो जिनके परिचय देने का कोई जरूरत महसूस नहीं समझता मैं। और अनूप जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये हम राजस्थानी सीरीज जो राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर की एक कंबाइंड संकल्पना है, एक विचार है, जिसके माध्यम से हम न केवल आप जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कई बातें जो आने वाले जो जनरेशन्स हैं उन तक पहुंचाएं, आपकी स्ट्रगल, आपकी सक्सेस को उनसे शेयर करें, बल्कि आपको भी अपने गांव, अपने वतन, अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका मिले वापस, और आपकी पुरानी यादें भी ताजा हो सकें, चाहे बचपन के, चाहे जवानी के कई ऐसे पल जो आज अंशु जी आपके साथ में सबके सामने हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो आपके और ऑडियंस के बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये साल का अंतिम चरण चल रहा है, और जनरली जैसे देखा गया कि ये 2020 has been a very very tough and difficult year for everyone, और इसी में हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ करके वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कुछ जिंदगी चलाते रहें, और ये हम राजस्थानी सीरीज भी उन्हीं प्रोग्राम्स का एक अंश है। तो अभी हम लोग और बात करेंगे, तो ओवर टू यू अंशु जी, with my warm and hearty welcome to Anup Soni ji again. थैंक यू सो मच धीरज सर।
और अनुभव, हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। 15 दिसंबर को मैंने आपका एक ट्वीट पढ़ा था। उसमें लिखा था आपने कि बहुत दिनों बाद स्कूल के सामने से जब मैं निकला तो स्कूल ने मुझसे पूछा कि मुझसे तो तू बहुत परेशान रहता था, अब ये बता जिंदगी के इम्तिहान कैसे चल रहे हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो एकदम जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 का गेट है वो मुझे आंखों के सामने नजर आ गया। तो ये जो फीलिंग है, जो आपने जयपुर में अपना समय निकाला, अपने स्टूडेंट लाइफ को यहाँ पर जिया, इस ट्वीट के साथ उसको जोड़ते हुए मैंने उसको एकदम अपनी आंखों में जीवंत किया। आप क्या कहना चाहेंगे? सबको पहले तो मेरा नमस्कार, जो भी सब इस वक्त वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं हम सब। अंशु जी, मैं एक्चुअली सच बात बताऊं तो मेरा जयपुर से नाता बाय बर्थ नहीं है। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि जिस माँ ने पैदा किया है वही आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है। पालने वाली माँ भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जयपुर से मेरा नाता कुछ ऐसा ही है। मेरे फादर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में थे। जयपुर से हमारा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ज्यादातर दिल्ली, पंजाब, इस जगह पर उनकी पोस्टिंग होती थी। तो जो मेरे शुरुआती उम्र के 10-12 साल थे वो इसी पंजाब और दिल्ली के आसपास के इलाकों में गुजर गए, उनकी पोस्टिंग जहाँ होती रही। लेकिन उसके बाद जो उनकी पोस्टिंग हुई वो जयपुर में हुई। और हम सब लोग थोड़े से ये सोच रहे थे कि यार जयपुर में तो हमारा कोई है ही नहीं आसपास हमारे, क्योंकि दिल्ली, पंजाब में तो, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो वहाँ एक होता है ना कि हमेशा आपको अपनी भाषा, अपने लोगों से एक जुड़ाव महसूस होता है। तो मेरी मदर को भी लगा कि जयपुर में हम लोग कैसे रहेंगे, हम किसी को जानते भी नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई हमारा रिलेटिव भी नहीं है जिसके साथ एक कनेक्शन बने। लेकिन फिर मेरे फादर ने डिसाइड किया कि नहीं, हम जयपुर चलते हैं, हम देखते हैं कैसा लगता है हमें। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को रहने में तकलीफ हो रही है या कोई एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कहीं और पोस्टिंग ले लूं। लेकिन आप यकीन मानिए कि वो जो 12 साल की उम्र में मैं जयपुर आया, फिर उसके बाद मैं जयपुर से तभी निकला जब मैं किसी और काम के लिए जिंदगी में मुझे पढ़ाई के लिए निकलना था। तब जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया तब मैं दिल्ली आया। तो ऐसा हमारा जुड़ा हुआ। लेकिन अब क्या है कि वो उम्र ऐसी थी 12 साल की, जो एक ग्रोइंग एज होती है। तो मुझे सारी दुनिया, मेरे आसपास के लोग, मेरे जो जानते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि मैं राजस्थान से हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को सुनकर कि मैंने वहां पर करीबन 9 से 10 साल गुजारे हैं। लेकिन वो मेरी 9 से 10 साल मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल रहे हैं, जहां पर मेरी, जिसे कहते हैं ना, आपके किरदार की, आपके कैरेक्टर की जो एक शेप बनती है, वो मेरी शेप बनी। और सबसे ज्यादा मैं तो जयपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ और जयपुर रंगमंच का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं जब जयपुर आया था तब मैं पंजाब से आया था और मेरी पंजाबी एक्सेंट बहुत ज्यादा था मेरी हिंदी में। तो जो मेरी भाषा में सुधार आया है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट भी जयपुर को ही जाता है। तो जयपुर, समझ लीजिए, मुझे, मेरी मेमोरी में जयपुर ही ज्यादा है, क्योंकि वो 12 साल की उम्र में तो हम कई शहरों में घूमते रहे। हाँ, फरीदाबाद में भी रहे, जालंधर में भी रहे, लुधियाना में भी रहे। लेकिन जयपुर एक लंबा अरसा पहला एक ऐसा शहर था जहाँ मैंने 10 साल गुजारे। और आज भी मेरे दोस्त यार, मेरे स्कूल, मेरा कॉलेज, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी मुझे ऐसे ही जाना जाता है कि मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं जयपुर से आया हूँ। तो यस, आज अगर मैं स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो केवी नंबर 1 टोंक फाटक के अलावा मेरे जहन में और कुछ नहीं आता। और कभी भी ऐसा मौका नहीं होता कि मैं जब जयपुर आऊं और मैं वो अपने स्कूल के गेट के सामने से क्रॉस ना करूं। और शायद वही एक रीजन था जिसने मुझे ये ट्वीट करने पर कहा, क्योंकि स्कूल में हम बड़े परेशान रहते हैं कि भाई अरे ये बड़े लोग कितने अच्छे हैं। मुझे याद है, मैं ऐसे ही देखता था जब लोग ऑफिस जाते थे, मुझे लगता था ये लोग कितने लकी हैं, इन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता, इन्हें एग्जाम नहीं देने पड़ते, अपना सुबह तैयार होते हैं 9-10 बजे आराम से और ऑफिस जाते हैं। वो लगता था ये जिंदगी बेहतर है। लेकिन कहते हैं ना कि वो लाइफ साइकिल है, जब आपके पास जो होता है आप उसको उस वक्त एंजॉय नहीं कर पाते। तो आई थिंक यही लेसन है। सो जयपुर ताउम्र मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर रहेगा। और मेरे सारे दोस्त वही हैं, मेरी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं। तो मैं कभी मौका छोड़ता नहीं हूँ जयपुर आने का। बिल्कुल। और जो किरदार आपने बालिका वधू में निभाया, उस किरदार को निभाने के बाद तो शायद किसी को भी ये नहीं पता कि, जैसे जो आपने कहा कि एनएसडी तक में यही है कि आप जयपुर के ही हैं और राजस्थान के ही हैं,
और वो जो बाबूसा का किरदार आपने निभाया, तो वो किरदार आपको किस तरह से मिला? बालिका वधू की हम बात कर रहे हैं। एक तो जो राइटर हैं बालिका वधू के, वो भी हमारे जयपुर शहर के ही हैं, पूर्णेंदु शेखर जी। काफी प्रख्यात राइटर हैं, वो भी जयपुर के रहने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर बंबई शहर में राजस्थान से जुड़ा हुआ ही जाना जाता हूँ। जैसे होता है ना हर एक्टर के, ये कहाँ से हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, तो अनूप सोनी जो है वो राजस्थान से है। और मैं इसको बड़े तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो जो मेरी ग्रोइंग एज है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो मेरा जयपुर शहर में गुजरा। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, रंगमंच, सब कुछ तो मैंने जयपुर में किया। तो तो मेरे लिए मतलब, मैं अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मैं राजस्थान से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। तो पूर्णेंदु शेखर जी ने मुझे कॉल किया था इस शो के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि किस्मत में जो होना होता है ना वो होके रहता है। ये दौर वो दौर था जब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं थोड़ी सी 2-3 महीने काम ना करूं और जरा शेप अप करना चाहता था कि मैं और आगे किस तरह के रोल करना चाहता हूँ। जब ये रोल मेरे पास आया, पूर्णेंदु जी ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा रोल है और एक नया चैनल आ रहा है, कलर्स। तो मैंने कहा पूर्णेंदु जी, पता नहीं ये नया चैनल कब आएगा, कब लॉन्च होगा। हम बेकार में इतनी मेहनत करके आउटडोर जाएंगे और वहां गर्मियों में, आप समझ सकते हैं कि जोधपुर में गर्मी के दिनों में शूटिंग करना आसान काम नहीं है। तो मैंने कहा पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि। कहते नहीं नहीं यार, बहुत अच्छा है और सारी टीम है और ये है। सो फिर बस कहते हैं ना, जो होना है, मैंने वो शो कर लिया और वो चैनल भी जल्दी लॉन्च हुआ और वो चैनल उस शो के द्वारा इतना पॉपुलर हुआ कि कुछ पूछिए मत। तो शायद मेरी जो अपब्रिंगिंग थी, जो पूरी जयपुर राजस्थान में रही है, और चूंकि मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ था, जयपुर रंगमंच से, तो जयपुर रंगमंच के थ्रू जब हम नाटक करते थे तो हमें बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अलग अलग शहर, कोटा, अलवर, सब जगह जाने को मिलता था। क्योंकि उस वक्त रंगमंच के पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि हम जयपुर में प्ले कर रहे हैं और हम कलकत्ता, दिल्ली या बैंगलोर या चेन्नई परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हमारा जो दायरा था वो विद इन राजस्थान तक ही सीमित था। लेकिन अब लगता है कि उसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हम जब शोज करने जाते थे तो जोधपुर जाते थे, बीकानेर जाते थे, वहां के लोगों से मुलाकात होती थी। तो वो कहते हैं ना, वेन्स में जो है वो राजस्थानी रंग घुसता चला गया। और बस, तो शायद वही रीजन था कि बालिका वधू का वो किरदार निभाने में जो है कोई मुश्किल नहीं फील हुई। ऐसा लगा कि हाँ, कि मैं कुछ राजस्थान में ही कुछ शूट कर रहा हूँ, राजस्थानी से रिलेटेड कुछ शूट कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जो क्राइम पेट्रोल के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे, वो भी राजस्थान के काफी जगहों पर आपने अलग अलग शूट किए, वहां की स्टोरीज को आपने कवर किया था। तो क्राइम पेट्रोल के एज एन होस्ट जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा? ये कहते हैं ना कि हर एक्टर के जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आप प्लान नहीं करते। जैसे मैं हमेशा से फिल्में करना चाहता था, मैं फिल्मों में काम करना चाहता था, लेकिन बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल दोनों शो एक साथ मेरे पास आए। और अब क्या कहूँ, भगवान का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। बालिका वधू भी बहुत पॉपुलर हुआ और क्राइम पेट्रोल भी बहुत पॉपुलर हुआ। क्राइम पेट्रोल करते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, अगर आप सब लोगों ने क्राइम पेट्रोल देखा हो, तो एक होस्ट के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी, कि आप किस तरह से उस शो को प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका नाम उस शो से जुड़ रहा है। तो मैंने एक चीज जरूर कही थी जो हमारे मेकर्स थे, कि ये एक क्राइम शो है, ये रियल क्राइम पर बेस्ड है, और हमारा मकसद है कि हम लोगों को अवेयर करें, ना कि हम क्राइम को सेंसेशनलाइज करें और क्राइम को ग्लैमराइज करें। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि मैं एज एन एंकर कोई ड्रामेटिक तरीके से बात नहीं करूंगा। जैसे आपने देखा होगा कई न्यूज चैनल पे भी क्राइम शोज आते हैं, और जिस तरीके से आजकल तो वैसे हमारे न्यूज चैनल भी मतलब बहुत ही ड्रामेटाइज अंदाज में बात करते हैं। लेकिन ये मेरी पहली शर्त थी, आप बिलीव कीजिए कि मेरी पहली शर्त ये थी कि मैं जैसे अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं क्राइम पेट्रोल के एंकर के तौर पर बिल्कुल ऐसे ही आम आदमी की तरह बात करूंगा जैसे मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। और थैंक्स टू द चैनल के उन्होंने इस बात को अग्री किया। उन्होंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा कि देखिए उसने ऐसे किया और पिछली रात को वो ये कर रहा था। और said no, I will talk absolutely normal, क्योंकि मैं ये उस कार्यक्रम के माध्यम के प्रति क्राइम को ग्लैमराइज करने की बजाय हम ये कहना चाहते थे कि भाई देखिए ये हमारे आसपास हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप कभी नोटिस करें, मैंने कभी क्राइम पेट्रोल में ये नहीं कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए,
आपको ये करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ हमें ये करना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ऐसे जुड़ना चाहता था इस कार्यक्रम के जरिए कि भाई मैं भी आपकी तरह हूँ। आई डिडंट वांट टू कम अक्रॉस एज समबडी कि यार ये एंकर जो है, ये क्राइम पेट्रोल का एंकर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है और हमें यहाँ आकर ज्ञान बांटता है कि देखो तुम कितने बेवकूफ हो, तुम अलर्ट नहीं रहते हो, मैं तो कितना अलर्ट हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो मैसेज अक्रॉस जाए। मैं चाहता था कि एक एंकर के तौर पर उन्हें लगे कि यार ये हमारा दोस्त है, ये हमारा साथी है, इसके साथ भी ऐसा हो सकता है, ये जो कह रहा है और ये सच बात भी है। मैंने भी क्राइम पेट्रोल में बोलते बोलते कई ऐसे लेसन हैं जो मैं दे रहा हूँ, साथ साथ मैंने खुद उनको इम्प्लीमेंट किया अपनी जिंदगी में। सो कुल मिलाकर ये कहूंगा कि बहुत अच्छा रहा और थैंक्स टू दी ऑडियंस के उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी इतनी प्रशंसा मिली, तारीफ मिली और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि वो अपनी आम जिंदगी में अब थोड़ा कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं ना कि तीसरी आंख जो है खुली रखते हैं, वो भी हमेशा कोशिश करते हैं। जी, तो अब जो दौर है शॉर्ट फिल्म्स का दौर भी आपने देखा और वेब सीरीज भी, आप अभी रिसेंटली शूटिंग भी चल रही है, काम पहले भी किया है आपने और काम चल भी रहा है, तो निश्चित तौर पे आपने टेलीविजन के शोज बहुत पहले से आप जुड़े हैं, तो बदलावों को भी देखा है, जो तकनीकी बदलाव भी रहे हैं और प्रेजेंटेशन के तौर पे भी अगर हम बदलाव देखें तो वो भी आपने देखे हैं। तो उस बदलाव को आप कैसे स्वीकार करते हैं और क्या चेंजेस आप देखते हैं कि बदलाव तो निश्चित तौर पर अच्छे ही होते हैं जीवन में, क्या कहना चाहते हैं आप इस बदलाव को? जी बिल्कुल, मैंने हर दौर देखा है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैंने टेलीविज़न को बदलते हुए तो ज़रूर देखा है। अब आप सब लोग जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पता नहीं वो कितने इंटरेस्टेड होंगे इसकी टेक्निकैलिटीज़ को जानने में, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, फैशन में जैसे बदलाव होता है, हमने देखा, हम सब ने देखा है, फैशन में बदलाव होता है, फिर हम नए फैशन को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कई बार हमें लगता है कि नहीं है। उसी तरीके से सिनेमा में भी वो दौर रहा है। ऐसा कहते हैं कि 80s का दौर जो है वो सिनेमा का सबसे बुरा दौर था, म्यूजिक के लिए भी और सिनेमा के लिए भी। लेकिन ये एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है। देखिए हर चीज जो है वो बहुत अच्छी भी चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिड 90s का जो दौर था, 90s का जो पूरा दौर था टेलीविजन का, वो बहुत रियलिस्टिक था और सिनेमा जो है वो लार्जर देन लाइफ था, अनरियलिस्टिक था। अगर आप पीछे मुड़ के देखें, उस वक्त सीरियल्स होते थे जो बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़े हुए होते थे। लकीली मुझे भी उनमें से कुछ सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, जैसे कि साया, सी हॉक्स, कर्तव्य। ये कुछ ऐसे शोज थे जो आम जिंदगी से जुड़े हुए थे और सिनेमा एकदम लार्जर देन लाइफ था। फिर 2000 के बाद जो ये डेली सोप का दौर चला, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया, जो कि जो रियलिज्म है, जहां आम जिंदगी वो दूर हो गई। तो मतलब सास बहू का ड्रामा जिसे कहते हैं, सही बात है, सास बहू का ड्रामा बहुत चला, लेकिन उसमें जो सिचुएशंस होती थी वो इतनी अनरियलिस्टिक होती थी कि उन पे विश्वास करना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी लोग देख रहे थे। और उसी दौर में सिनेमा रियलिज्म की तरफ चला गया। तो तब आप देखिए, तो ये एक साइकिल है, जहां एक चीज अलग तरीके से बढ़ती है, दूसरा चीज वहां एक नया रास्ता खोज लेती है। सिनेमा ने नया रास्ता खोज दिया। पहले फिल्में जो है बड़ी शहरी फिल्में होती थी, अब आप देखिए फिल्में कानपुर, लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह सेट है। कहानियां वहां से निकल कर आ रही है, रूरल एरिया से कहानियां निकल कर आ रही है। तो ये दौर बदलता रहा। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि अभी ये वेब सीरीज का जो जमाना शुरू हुआ है, ये जो इंटरनेट, देखिए ये भी एक दौर है। हर चीज का एक साइकिल है। जब टेलीविजन इतना ज्यादा अनरियलिज्म की तरफ चला गया, एक वेब सीरीज का दौर आया जहां लोगों को एक अलग तरह का कंटेंट देखने को मिल रहा है। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि कंटेंट बहुत बोल्ड है वेब सीरीज पे, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ये भी एक हिस्सा है उस साइकिल का। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि वेब सीरीज या नेट, इंटरनेट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो आपको ये फ्रीडम देता है कि जो अनटच सब्जेक्ट है, जिन सब्जेक्ट्स को, जिन कंटेंट्स पर कोई काम नहीं हुआ है या उनके बारे में उनकी कहानियां लोगों ने नहीं सुनी है, वो कहानियां लोग देखें। तो आई एम श्योर लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा आपने शॉर्ट फिल्म के बारे में कहा, मुझे लगता है शॉर्ट फिल्म का प्लेटफॉर्म तो इतना जबरदस्त है, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, क्योंकि हर इंसान, जैसे अभी मैं अगर अपनी एक्टिंग को और चाहता हूं कि दुनिया देखे, तो शायद हो सकता है कि बड़ी फिल्म, करोड़ों रुपए की फिल्म में मैं हीरो बन के ना आ पाऊं, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म जो 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, वो एक छोटे बजट में बन जाती है। तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलता है, राइटर को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है,
एक डायरेक्टर जो फिल्म डायरेक्ट करना चाहता है, शायद उसे सालों लग जाए इंतजार करने में कि वो कब अपनी फिल्म बनाएगा, कब कोई फाइनेंसर या प्रोड्यूसर आएगा और उसकी फिल्म को फाइनेंस करेगा, क्योंकि वो बड़ा बजट होगा, क्योंकि बड़ी फिल्म बनेगी। लेकिन उस डायरेक्टर के पास अब ये मौका है कि वो थोड़े फाइनेंसेस में एक 10-15 मिनट की फिल्म बनाए, जो शॉर्ट फिल्म हो, और शॉर्ट फिल्म के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जहां उसका काम पहुंचेगा। मैं कितने सारे डायरेक्टर्स को जानता हूं जिन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और वो अच्छी बनाई, लोगों को पसंद आई, और फिर उन्हें प्रोड्यूसर्स भी मिल गए, उन्होंने बड़ी फिल्में भी बनाई। तो आई थिंक ये दौर जो है, मुझे लगता है कि एक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए बेहतरीन दौर है। जो भी पैशनेट हैं, मुझे लगता है उन्हें इस दौर में जंप कर जाना चाहिए अभी। जी, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, जो अभी अधूरे ख्वाब हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या व्हाट नेक्स्ट? मुझे ना बहुत सारे लोग ऐसे, मैं ऑलमोस्ट 22-23 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ बम्बई शहर में। मुझे बहुत सारे दोस्त ऐसा कहते हैं, यार तुम ना अभी डिस्कवर नहीं हुए हो ठीक से। कुछ फिल्म मेकर्स भी हैं, कुछ जाने माने फिल्म मेकर्स भी हैं, यार तुम ना अभी डिस्कवर नहीं हुए हो ठीक से, तुम्हारा टैलेंट ना अभी तक पहुंचा नहीं है अच्छी तरीके से ऑडियंस। तो मैं कहता हूँ कि भाई पहुंचाओ ना, किस बात का इंतजार कर रहे हो अगर आपको लगता है तो। तो एज एन एक्टर मैं ये कहूंगा कि कोई रिग्रेट नहीं है। यस, कभी भी एक एक्टर सेटिस्फाई तो नहीं होता है। और जहां तक ड्रीम रोल्स और ड्रीम प्रोजेक्ट्स का सवाल है, मेरा सच में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई ड्रीम रोल है। मेरी एक ही इच्छा है, मैं एक एक्टर के तौर पर और बेहतर तरीके से जाना जाऊं और अपने काम से जाना जाऊं। मैं ये नहीं जाना चाहता कि सिर्फ मैं एक पॉपुलर एक्टर की तरह जाना जाऊं। मैं जाना चाहता हूं कि लोग जब मेरे बारे में बात करें तो कहें कि हाँ यार, एक एक ट्रस्टवर्दी एक्टर है, एक क्रेडिबल एक्टर है यार, अच्छा काम करता है। तो क्योंकि मैं एक्टिंग को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। मैं सच आपको बताऊं, मुझे जब मैं शूटिंग करने जाता हूँ और मैं कोई एक अच्छा सीन करके घर आता हूँ, वो जो एक तसल्ली की जो एक फीलिंग होती है ना, वो जो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, वो मुझे दुनिया की कोई कोई भी लग्जरी, बड़ा घर, बड़ी कार, अ, कुछ नहीं दे सकता। वो फीलिंग ही अलग है जब आप एक अच्छा सीन परफॉर्म करके आते हैं और आपको लगता है नहीं यार मैंने अच्छा काम किया। क्योंकि मैं सच में एक्टिंग को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में और कोई काम कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ यही काम आता है और मैं इसी में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बस इच्छा यही है कि और अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ। लकीली वेब सीरीज कुछ आने वाली हैं अभी, जो आप लोग सब देखेंगे। अभी 15 जनवरी को एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है तांडव। काफी बड़ी सीरीज है, वो अमेज़न पे आएगी, तो आप प्लीज सब लोग देखिएगा। फिर जनवरी के एंड में ही एक वेब सीरीज हॉटस्टार पे आएगी जिसका नाम है वॉर स्टोरी, जो कि हमारी 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी उस पे बेस्ड है। उसमें अभय देओल और मैं हैं। और ये जो तांडव है, इसमें काफी बड़ी कास्ट है, एंसेंबल कास्ट है। प्राइमरी कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। सैफ अली खान है, डिम्पल कपाड़िया जी हैं, मैं हूँ, गौहर खान है, सुनील ग्रोवर हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे मैं शायद उस रास्ते पर बढ़ रहा हूँ। तो मैंने अपने को कोई ड्रीम प्रोजेक्ट या कोई डेस्टिनेशन तय नहीं किया है। मैं ये एक्टिंग का एक पाथ है, एक जर्नी है जिस पे मैं चल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस जर्नी में अच्छे ही काम करता रहूं एज एन एक्टर। जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो एक सेल्फ इश्क जो होता है कि ये हॉबी है और ये चीज भी मुझे सुकून देती है, वो क्या है? लिखना, पढ़ना, गाने सुनना, या अगर एज एन हॉबी की हम बात करें तो वो क्या है आपकी? मुझे फिल्में देखना, पढ़ना, म्यूजिक सुनना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लिखना मैं चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। मैं ये रियलाइज हुआ कि लिखना तो मेरे बस का नहीं है। मुझे लिखना नहीं आता है। मतलब मैं कुछ थॉट्स, पॉइंटर्स बना सकता हूँ, लेकिन एक लेखक की तरह से मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया है। तो कई बार कुछ फिल्में देखकर या कुछ किताबें पढ़कर या कुछ आसपास देखकर अगर कुछ थॉट्स आते हैं तो मैं उनको लिख देता हूँ, उन पॉइंटर्स बनाकर। और फिर कभी किसी राइटर दोस्त से जिक्र करता हूँ कि देखो यार ये है, अगर अच्छा लगता है तो कुछ लिख डालो इस पे। लेकिन हाँ, म्यूजिक सुनना, एक्सरसाइज करना मेरे एक रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में संडे को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार मैं किसी भी तरीके से वक्त निकालकर एक्सरसाइज जरूर करूँ। और फिल्में बहुत देखता हूँ फिल्में। जी, तो अब जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं देश दुनिया के अलग अलग कोनों से, उन सभी के लिए मैं ये फोरम को ओपन करती हूँ और सबसे पहले स्वागत करती हूँ सर धीरज श्रीवास्तव जी का, कि शुरुआत आपसे करते हैं।
राजस्थान फाउंडेशन कमिश्नर श्री धीरज श्रीवास्तव जी, पहले आप अपना सवाल करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सर सॉरी, मेरा कनेक्शन मिस हो गया था बीच में। इज इट ओके? यस यस, परफेक्टली ओके। सो थैंक यू सो मच अनूप जी, आपने इतनी सारी अच्छी बातें बताई और हम सारे लोग आपके एक कैटेगरी जो फैंस की होती है उससे भी ऊपर उठ करके एक दूसरी कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है हम राजस्थानी। तो राजस्थान से आपके जो संस्मरण थे उनको सुन करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे एक पर्सनल जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा राजस्थान गवर्नमेंट ने कई अच्छी अभी पॉलिसीज जारी करी हैं जिसमें से लेटेस्ट टूरिज्म पॉलिसी भी है and now we are working very closely to come out with a film policy. So now that we have a person like you, we shall be really grateful if you can give us some meaningful insights and suggestions. जी जरूर जो जरूर, फिल्म पॉलिसी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि वेब सीरीज, अच्छा वेब सीरीज इज द लेटेस्ट अभी जो ट्रेंड चल रहा है। अब फिल्में तो अभी दूर दूर तक पिक्चर हॉल में कब जाएंगे लोग पता नहीं। तो जो इनकी भी शूटिंग से रिलेटेड जो हम लोग उसमें कंटेंट डाल सकते हैं, कुछ सब्सिडीज ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत इकोनॉमी जो छोटे लोगों की डिपेंड करती है। मैंने देखा जहाँ पे शूटिंग होती है तो राइट फ्रॉम द प्लेस वेयर द फिल्म इज शॉट, पूरा पान वाला चाय वाला से लगा करके और ऑटो रिक्शा एवरीथिंग फ्लरिशेस। तो लोकल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है एंड वी विल रियली वांट कि जो राजस्थान में मैक्सिमम शूटिंग्स हों और उसमें आपका कोई भी सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। जी जरूर, जब भी मौका लगे। इनफैक्ट बहुत सारे आइडियाज पे काम हो रहा है, मतलब काफी सारे स्टेट्स में भी हो रहा है, लेकिन जयपुर और राजस्थान जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर जिसका सिनेमा से हमेशा लगाव रहा है। सिनेमा के लोगों का एक जो जुड़ाव है, एक फैसिनेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने फिल्म मेकर्स को जानता हूँ जो जब राजस्थान में शूट करने जाते हैं और जब वापस आते हैं शूटिंग करके, तो एक अलग ही उनके दिमाग में जो है ना एक प्यार होता है राजस्थान को लेकर। और ये मैंने हमेशा महसूस किया। इनफैक्ट मैंने एक फिल्म की थी, नागेश कुकनूर एक काफी प्रचलित डायरेक्टर हैं जिन्होंने काफी सारी, जिन्होंने धनक भी बनाई थी, वो भी उन्होंने राजस्थान, वो रहने वाले हैदराबाद के हैं और काफी सालों तक अमेरिका में रहे हैं और अमेरिका से वापस, लेकिन उनका जो प्यार मैंने राजस्थान के लिए देखा है। एक फिल्म मैंने भी उनके साथ शूट की थी और अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म जो है, वो हमारे यहाँ कुछ ऐसे फिल्में हो जाती हैं जिनका कुछ गड़बड़ा जाता है, वो शायद जिंदगी में कभी रिलीज नहीं हो पाएगी, पता नहीं कब आएगी, हम भी अपना काम देख पाएंगे। वो पूरी फिल्म रेडी है और वो पूरी फिल्म हमने जोधपुर के पास एक छोटी सी जगह है खेजड़ला, वहां पे शूट की थी। वो जो खेजड़ला का जो फोर्ट है वहां पे। जी, खेजड़ला का फोर्ट, खेजड़ला के आसपास का जो इलाका था, और तकरीबन 30 दिन हम लोग वहां रहे थे और 30 डेज हमने नॉन स्टॉप शूटिंग की थी। तो कई बार ऐसा दुख होता है कि आपने इतनी मेहनत करके एक फिल्म बनाई, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, फाइनेंसर्स थे, उनकी कुछ जो भी उनकी तकलीफें, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन अब 9 साल हो चुके हैं उस फिल्म को बने हुए, आज तक नहीं आई है। तो आप जानते हैं फिल्में पुरानी भी हो जाती हैं और लोग, और जो इस तरह का माहौल है उसमें तो वैसे भी मुश्किल है। मैं तो सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि कभी वो OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो राजस्थान का एक दूसरा रूप देखने को मिलेगा। ये आपने ठीक कहा बिल्कुल। और इनफैक्ट आई विल बी सीरियसली वांटिंग टू नो मोर अबाउट इट कि अगर टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म के साथ मिलकर के हम लोग कुछ बूस्ट कर सके। जी जरूर, रिलीज हो जरूर तो नहीं, इनफैक्ट और भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा राजस्थान को फैसिनेट होते हैं, क्योंकि मुझे देखिए सिनेमा एक विजुअल मीडियम है और राजस्थान से खूबसूरत, मतलब आप कहीं भी कैमरा लगा दीजिए, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप राजस्थान के किसी भी शहर में चले जाइए और बस कैमरा लगा दीजिए, आप बैकग्राउंड इतना खूबसूरत लगता है, इतना फैसिनेटिंग लगता है
चाहे वो पैलेसेस हो या फिर हमारी जो एक कलर है राजस्थान का, जो रंग है एक राजस्थान का, वो Absolutely. उसकी अलग ही खूबसूरती है। मतलब मैंने कई बार क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स का एंकर शूट किया है और जयपुर में काफी शूट किया है मैंने। तो वो हम कभी सोचते नहीं है कि लोकेशन, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, तो जब भी हम क्राइम पेट्रोल की शूटिंग जयपुर करने आए, आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, लोकेशन तय होती है कि आज यहाँ शूटिंग है। अब चूंकि ऐसा हम एंकर पोर्शन शूट करने आते हैं ना, जब मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल टेंशन मत लो, हम गाड़ियों में बैठते हैं, एक गाड़ी में हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, एक गाड़ी में मैं और टीम होती है, और हम निकलते हैं होटल से, और उसके बाद मैं बोलता हूँ अच्छा यहाँ रुको, तो हम कभी वो एल्बर्ट हॉल के पास रुक जाते हैं, रामनिवास बाग में, चलो यहाँ खड़े हो, तो कैमरामैन बोलता है सर सोचने वाली बात ही नहीं है, मतलब इतना खूबसूरत, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम जयपुर में हैं। हम हवा महल की सड़क पे जाते हैं, चांदपोल जाते हैं, कहीं भी मैं बोलता हूँ बस यहाँ रुक लो, चलो कैमरा निकालो, तो हमें वो कुछ सजावट करनी ही नहीं पड़ती है कि क्या है। तो ये नेचुरल जो है यही ब्यूटी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैं बिल्कुल जब भी कोई ऐसी चीज हो, अगर कोई ऐसे इस तरह के काम हो, मैं जरूर उसमें इन्वॉल्व होना चाहूंगा। ठीक, थैंक यू। सो आज अनूप जी आपसे मैं बताना चाहूंगा कि दुबई से लगा के और अमेरिका तक के सब हमारे जो एक नई कैटेगरी, जैसे मैंने बताया एनआरआई का आपने नाम सुना होगा, बट वी हैव कम आउट विद एनआरआर व्हिच इज अ बिगर टर्म देन एनआरआई आई बिलीव। और यही हमारी ड्रीम है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एनआरआर शुड रूल द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले डॉक्टर रोमित पुरोहित साहब आमंत्रित कर रहा हूं आपको, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग टू से। नमस्कार अनूप जी, नमस्कार धीरज सा, एंड थैंक यू सिंपली जयपुर और मेरे मित्रगण जयवीर सा, राणा सा, पंकज जैन जी एंड देवेंद्र जी, आप सबको क्षमा करें मेरी तरफ से। अनूप, मैं आपका तहे दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीन में मेरे सामने बैठे हो, क्योंकि मैंने तो आज तक आपको स्क्रीन पे ही देखा है, तो इज नथिंग न्यू, बट आई वांटेड टू कन्फेस दिस कि इस प्रोग्राम में मैं जो बैठा हूँ, इट इज नॉट बिकॉज द पीपल अराउंड यू, बट बिकॉज यू आर देयर। I remember watching Crime Patrol a lot, and trust me, अपने घर में मैं Crime Patrol को मतलब संबोधित करता था, यार अनूप सोनी का प्रोग्राम आने वाला, you know, so I would never, and the reason is कि पहले प्रोग्राम आता था जैसे बोलता था आपके पास में ये है, आपके घर के पास से कुछ है, शायद वो आपके घर के बाहर खड़ा है, तो उस प्रोग्राम को देख के ऐसा लगता था कि शायद क्रिमिनल जो है वो मेरे घर के बाहर है। And I was like, you know, what exactly this program is trying to do. तो जब आपका प्रोग्राम देखा क्राइम पेट्रोल, तो I got touched and intrigued to it. The fact is that you are absolutely right. You made us aware of the things happening in the world. मेरी बेटियां हैं, मैं उनको दिखाता था, घर में सब बोलते थे यार तुम बड़े क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट दैट आई लाइक क्राइम, क्योंकि मेरे जो पसंदीदा प्रोग्राम्स है, सेक्रेट गेम्स हो गया, ये सारे क्राइम बेस्ड प्रोग्राम्स है, तो उनको ऐसे ही लगता है ये बड़ा क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, क्या देखता है, बट दैट्स नॉट द फैक्ट एक्चुअली, बिकॉज दिस इज द रियल सिनेमा, ये हो रहा है हिंदुस्तान में। And so I want to really congratulate you that you chose Crime Patrol and you gave us Anup Soni, first thing. और दूसरा, जहाँ तक बालिका वधू एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें my wife would always say that यार ससुर हो तो you know अनूप जी जैसा होना चाहिए। You know, so I'm giving you all the compliments that my family has portrayed towards your work. मेरा सवाल एक ही है कि हम सिनेमा के बारे में इतना आपने इतना एक्सपीरियंस किया है, यू बिलोंग टू वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड थिएटर फैमिली, और मेरी बड़ी इच्छा थी एक्टर बनने की, किसी जमाने में भाग के गया भी था ऑडिशन देने के लिए, यलगार मूवी के लिए, काफी सालों पहले की बात है, पर वो एक अलग किस्मत है कि उस टाइम जो है प्रोडक्शन के अंदर मेरे फादर राजी नहीं हुए, वरना रोल मिल ही जाता था। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं लाइफ के अंदर, तो मुझे बहुत लगाव है म्यूजिक से सबसे। तो मेरा एक सवाल है आपसे, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बीइंग मॉडर्न? You know, like हम लोग being modern is a lifestyle or being modern is a thought process? क्योंकि जिस तरीके से भी on the top जो material आ रहा है, OTT content आ रहा है, it is taking the society towards a different diversity. That people should be modern, but I wanted to listen from you as an actor because you work for Crime Patrol, जो कि totally different program है। बीच में एक सीरीज आई थी बंदिश बैंडिट्स, अगर आपने उसके बारे में सुना हो, तो उसमें 2 to 3% प्रोडक्शन है मेरा, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, I made good money out of it, but the point is that serial इतना इंट्रिग्यूइंग था वो, कि इवन वो मतलब रॉयल कल्चर को लेके उसने मॉडर्निज्म को जाहिर किया। So I want to know from you as an actor, what according to you, to the youth,
you would like to portray that what is being modern? और आपसे अच्छा बेहतर कोई जवाब दे नहीं सकता है। मैं कोशिश करूंगा सर, मैं इसको जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी अपनी सोच है, देखिए समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल तय है। अगर हम ये कहते रहेंगे कि नहीं नहीं आज का समय है, देखिए हर जनरेशन को हमेशा से ये लगता रहा है, और मैं भी अब उस एज ग्रुप में आ चुका हूँ जहां मैं कहता हूँ अरे हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारे, तो वो हमेशा रहेगा। वो एक जनरेशन जो चेंज होती है, और हर जनरेशन को ये लगता है कि यार उनका वक्त सबसे बेहतरीन था। हमें लगता है कि यार हम जब कॉलेज में थे या हम जब स्कूल में थे वो टाइम बेस्ट था। तो समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो हमें इंटैक्ट रख सकती है वो है हमारी वैल्यूज जो हमें अपनी अपब्रिंगिंग में मिलती है। मुझे लगता है कि एक पेरेंट होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है ये कि हम अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि देखो यार, ये मॉडर्नाइजेशन जो है ये टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। एब्सोल्युटली। जैसे कि भाषा की बात करें कि अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी से कोई परहेज नहीं करना है, अंग्रेजी जरूर बोलिए और बोलना है, क्योंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो दैट विल हेल्प यू टू मूव अराउंड इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट वो आपका एक्सपोजर बढ़ाएगी अब भाषा, अगर आप जानते हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप अपनी भाषा न सीखें। जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी आप देखें, कई एक्टर्स ऐसे आते हैं जिनकी हिंदी अच्छी नहीं होती, तो यही होता है कि यार देखो, तुम हिंदी सिनेमा में काम करने आए हो और तुम कह रहे हो कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तो हिंदी तो अच्छी करनी पड़ेगी भाई। तो मुझे लगता है कि घूम फिर के मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर बदलाव लेकर आ जाएं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप समय के साथ बदलें, आप समय के साथ एक्सपोज हों, आप एक्सपोजर लें, नई चीजों के बारे में जानें, पढ़ें, और आप इतने स्मार्ट हों कि आप उस मॉडर्न जमाने में जिसको हम चेंज कह रहे हैं उसमें फिट हो सकें, बट अपनी बेसिक वैल्यूज को ना छोड़ें। आई एम श्योर जैसे आपने बताया ये बंदिश बैंडिट में तो बात ही यही थी कि भैया संगीत जो है वो दोनों अकेले आप नहीं कर सकते कि ये संगीत आप देखिए, उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा कि जो हमारा भारतीय संगीत है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को जोड़ के कुछ एक नई चीज बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत मायने रखती है, और मैं कोशिश करता हूँ एज अ पेरेंट, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों को अपने यही बताऊं कि भैया जो भी, जैसे आज मैंने अपने बेटे को गांधी फिल्म दिखाने की कोशिश की, वो भी सिर्फ 8 साल का है, तो मैं चाहता था कि वो गांधी फिल्म देखे। तो उसने कुछ स्कूल में पढ़ा है गांधी के बारे में, लेकिन वो थोड़ा देर में बोर हो गया, जो उनका गांधी जी का जो पूरा साउथ अफ्रीका का पोर्शन था, तो उसने कहा पापा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे ये तो वो सब कहाँ है जो मैंने स्कूल में पढ़ा है। मैंने कहा नहीं, वो सब तुमने जब इंडिया आते हैं ना महात्मा गांधी, तब वो आएगा। तो कोशिश ये रहती है कि आप उनको नॉलेज सारी दें, उनको ये सिखाएं जरूर कि जैसे आज मैं उस फिल्म, आधे घंटे की फिल्म हमने देखी, आधे घंटे के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं देखूंगा अभी, मैं बाद में देखूंगा अभी। लेकिन मैंने उस आधे घंटे में कहा कि भैया इस आधे घंटे का सार ये है कि जिंदगी में कभी काले गोरे में भेद मत करो, जात पात में भेद मत करो, ये देखो लेसन तुम्हारे लिए है, ये आज का लेसन है। सो आई थिंक हमारी कोशिश है, बाकी मतलब मुझे लगता है कि बच्चों के जहन में बातें तो रहती हैं, जैसे हमारे जहन में बातें हैं जो हमें बचपन में सिखाई। मुझे आज तक याद है मेरे फादर ने कहा था कि जिंदगी में उधार मत लेना, तो पता नहीं वो कैसे लॉक हो गई बात। हाँ, बैंक से जरूर लोन लिया है, ऐसा नहीं कि बैंक से लोन नहीं लिया, लेकिन बैंक से भी मतलब इतना लोन लिया है जितना पता है कि पे कर पाएंगे। लेकिन एक उधार, उनके कहने का मतलब ये था कि जिंदगी में ऐसी सिचुएशन में ही मत पड़ो कि जहां तुम्हें दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेना पड़े। तो वो कहीं ना कहीं छोटेपन में उन्होंने बात कही थी, लेकिन जहन में आज तक लॉक है, और ये ऊपर वाले की दया है कि कभी ऐसा मौका नहीं लगा, और ना हमने अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में डाला, ना ऐसे शौक रखे कि भैया उधार लेना पड़े। तो मुझे लगता है कि बच्चों के दिमाग में बातें रहती हैं। जो आपने कहा भाई, वो मुझे लगता है कि हम कोशिश यही करें कि हम अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज दें, अच्छी अपब्रिंगिंग दें। बाकी जो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है वो इतने स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएंगे कि उन्हें बैलेंस करना आ जाएगा। अनुज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज आप वही बोल रहे हैं जो आज से कुछ महीनों पहले जब मेरा अंशु ने इंटरव्यू लिया था और ये सवाल पूछा था, तो मैंने भी यही कहा था कि हम बाहर रहकर भी जो है मॉडर्न हुए हैं, दिमाग से हुए हैं, लाइफस्टाइल से नहीं। बिल्कुल सही। और एक चीज मैं इस माध्यम के थ्रू, अगर धीरज जी में थोड़ा अलाउ करें, तो एक चीज बोलना चाहता था मैं आपसे कि हम क्राइम पेट्रोल के ऊपर फोकस किया आपने। कई सारे ऐसे ऑनलाइन वेब कंटेंट है जिस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं जो रियल लाइफ से हैं। एक ऐसी लाइफ भी है भारतीयों की जो वो बाहर जाते हैं और उनके साथ में तरह तरह के नोइंगली अननोइंगली ऐसे क्राइम्स और इंसिडेंट्स होते हैं that they fall into such traps
that it is very difficult for them to relocate or bring them back to India. तो ऐसे कोई एक सजेशन है, आप तो फिल्म लाइन से हैं और आपके पास इतने क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, इस एरिया पे भी फोकस करें कि जो भारतीय लोग बाहर जाते हैं और जिनको लोग बेवकूफ बनाकर बाहर लेके आ जाते हैं, उनको सपने दिखाते हैं, तो वो अपने सपने पूरे करने के लिए बिक जाते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेचकर यहाँ आते हैं और मुझे पता लगता है कि हम वहां से भी गए, यहाँ से भी गए। तो एक ऐसे कंटेंट पे भी एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो लोगों को अवेयर करे, दोनों को, जो इससे भुगतते हैं और जो लोग इसका फायदा उठाते हैं। जरूर सर, बल्कि ऐसे किस्से हमने भी सुने हैं, बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं अंशु जी को ईमेल आईडी उनके पास है मेरा, अगर आप हमें ऐसी रियल स्टोरीज और किस्से भेजें तो उनको हम जोड़कर अगर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, प्लीज। क्योंकि आप जैसा आपने बताया कि आपने बंदिश बैंडिट में आप प्रोड्यूसर भी थे, तो आप तो बहुत छोटा सा सर, वो लकी था मैं, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं आप ही की इंडस्ट्री से, बंटी बहल, जो ITW प्ले वर्क से हैं, तो उनका जो सारा यहाँ पे है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो सोनू निगम के मैनेजर भी हैं, तो उनके माध्यम से बात हुई थी, तो लगाया था क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ था ये, तो वैसे मेरे भी ये पॉलिसी उधार नहीं लेना है, तो लगा लो, कमा लो। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि जैसे आपके पास फर्स्ट हैंड स्टोरीज होंगी, तो क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कहानियां अगर हमें मिलेंगी तो उसका मटेरियल जोड़कर एक फिल्म बनाई जा सकती है। डेफिनेटली वो जरूर करेंगे। राइट, थैंक यू रोमित सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वी हैव अदर गेस्ट, मैं डॉक्टर जयवीर साहब को इनवाइट करता हूँ, प्लीज बी क्रिस्प, बिकॉज अनूप जी का टाइम भी अप होने वाला है जल्दी। अनूप जी नमस्ते, थैंक यू धीरज सर, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। अनूप जी, मैं जोधपुर से हूँ, ओरिजिनली मेडता के आसपास से, और न्यूरो फिजिशियन हूँ फ्लोरिडा यूएस में। और जो कहते हैं ना कि यंग हाई स्कूलर्स होते हैं, जैसे रोमित जी ने बताया, सबको एक वो होता है, एक्टिंग का शौक होता है यू नो, मीडिया का इतनी चमक धमक होती है, तो मैंने भी थोड़ा सा स्टिंट किया था उस समय। नितिन केनी जो गदर के प्रोड्यूसर है, उनसे भी मुलाकात हुई। उस समय एक मूवी बन रही थी, ट्विस्ट विद डेस्टिनी ऑन इंदिरा गांधी, उसमें संजय गांधी के रोल के लिए मुझे बातचीत चल रही थी, लेकिन मैं मेडिकल स्कूल में था उस समय, और वो बातें लंबी खींचती, जैसे आप कह रहे थे ना कि वो बॉम्बे की लैंग्वेज में कहते हैं डब्बा हो गई है मूवी, या जो भी शेल्फ हो गई है हॉलीवुड में कहते हैं, तो मैं निकल लिया उस समय। मैं अपना कंटिन्यू किया मेडिकल स्कूल, और अभी यूएस में न्यूरो फिजिशियन हूँ। बट या वो है, कभी शौक है, और इस फील्ड में कुछ एज ए प्रोड्यूसर मैं कुछ पहल करने वाला हूँ शॉर्टली, यहाँ लोकल हॉलीवुड बिजनेस में। तो देखते हैं वो कैसे जाता है, we'll soon figure that out. But yeah, again, I've been watching your shows, चाहे वो आपका भेरू भाई, right? भेरू भाई in Godmother? भैरव सिंह, मेरू भाई। Yeah, thank you so much sir, किसी ने याद तो किया उस फिल्म को, मेरी पहली फिल्म थी। आपकी शुरुआत वहां से हुई थी, और you know, I've always been a fan. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आपने एक अपनी पहचान बना ली है, you know, that is considered as a, अगर आपको कोई देख ले तो they can say who you are, right? So that is the hallmark of success in Bollywood and film industry. और आपके आगे और कई मकाम होंगे, और I'm really happy that you're doing so well, and best wishes for you. Thank you so much. Thank you for your US कभी पधारे, अगर आप अमेरिका कभी आए हो तो जी जरूर। मैं एक्चुअली ये कई बार आया हूँ, और मैं सच बात बताऊं, मेरा टूरिस्ट वीजा खत्म होने वाला है 2021 में। मैंने सोचा था 2020 में एक चक्कर लगाऊंगा, लेकिन कोरोना ने सब कुछ चेंज कर दिया। इनफैक्ट 2014 में मैं आया, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। मैं परेड के जो होती है इंडिपेंडेंस डे परेड, फ्लोरिडा अमेरिका के बेस्ट बीचेस हमारे घर के पीछे में है, तो आप कभी पधारे और सेवा का मौका दें। थैंक यू वेरी मच अनूप जी। अब आप NRR के बड़े फैमिली से जुड़ गए हैं, आपका टूरिस्ट वीजा वगैरह सब बढ़ जाएगा, और जल्दी जयवीर साहब जो फिल्म बना रहे हैं उसमें हम सब लोग को काम करने का मौका मिलेगा, सबके अरमान थोड़े निकलेंगे। हो सकता है जयवीर सर के नहीं जयवीर सर के थ्रू हमें हो सकता है हॉलीवुड में एंट्री मिल जाए। एक्चुअली देव पटेल, आप जानते हो शायद, मैं थोड़ा सा और रिवील कर देता हूँ। देव पटेल एक्टर जो लायन में थे, देव पटेल की काफी he is going to be the lead on that, and we are talking with some other people
तो एक कास्ट है जॉन्स हॉपकिंस बेस्ड न्यूरो साइंटिस्ट, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है। जॉन्स हॉपकिंस जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जो कि नंबर 1 हॉस्पिटल है यूएस का, उसके एक न्यूरो साइंटिस्ट की रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है। तो अभी इनिशियल चल रहा है। I'm one of the producers, not the major producer, but one of the co-producers. कोई इंडियन कैरेक्टर चाहिए हो तो प्लीज मैं ऑडिशन दे दूंगा उसके लिए। तो इसमें मेजर काफी एक्टर्स, I mean Dev Patel is also of India origin, and there are quite a few other people, और बॉलीवुड से भी जो टीम है, एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वो आपके बॉलीवुड से ही है। और इट्स मल्टीनेशनल, फ्रांस के भी प्रोड्यूसर्स हैं इसमें, और हॉलीवुड से भी हैं, लॉस एंजलिस से। तो अभी चल रहा है, इनिशियल स्टेजेस में है, और डेफिनेटली चलिए, बेस्ट ऑफ लक जयवीर साहब। Thank you and good luck to you too. Coming initiative. Yes. जी। So we have Hargovind Rana ji. I think he is driving a car, but hi Rana sahab, can you speak? राणा जी, आप अनम्यूट करके, आपको लगा जयवीर साहब कोई फिल्म बना रहे हैं, तो आपने भी अपना हुड खोल करके एकदम सर ये जय- बना रहे हैं स्पीड 3। स्टोरी अगर आप लेना चाहें तो मैं भी तैयार हूँ उस लाइन में, है ना। आप देखिए सर कितने टैलेंट है आपके पास में। अनूप जी क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। हरगोविंद जी, आई थिंक अनम्यूट नहीं अंशु कर जी पा बहुत रहे अच्छा तो लिखती हैं। हाँ मुझे पता है। ओके, राणा जी, आर यू विद अस? प्लीज अनम्यूट। Yes. I'm with you. Thank you so much, Dheeraj ji. Soni sir, nice to meet you virtually, and Simply Jaipur and Foundation. Thank you so much for giving an opportunity. मेरा सिर्फ एक ही point था, other than what Dromit sir and Jaivir sir and yourself have covered. My point is in regards to कि आपके जो episode है वो सिर्फ लोग इंडिया में नहीं देखते हैं। Turkey is a very big market. मेरे ईरान या इराक के जितने colleagues हैं, they are also talking about it. There is some serious, serial going on, Crime Patrol or Valika Badu. So the platform is not only limited to India. A lot of people in Turkey also, or in Germany, they are watching it in a different version in German language. So we are proud of it. It's you have given us very great serials, and we are thankful for it. The only thing which I would like to ask, if someone outside India or people from NRR wants to be part of any small initiative, what they should do or what they can do. Initiative in the sense, sir? Means maybe somehow they want to be part of your any program. They are really good in their talent. They are going through some, yeah. सर जहां तक सवाल है एक्टिंग का, तो वो मुझे लगता है कि दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज व्हेन यू आर देयर, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस दैट टू कास्ट समबडी हु इज नॉट अराउंड अस। वो पता कैसे तब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टर्की में कोई फिल्म शूट होने आ रही है, या उस पर्टिकुलर कंट्री में कोई फिल्म शूट करने जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली यू कांट टेक ऑल द एक्टर्स फ्रॉम इंडिया। कास्टिंग डायरेक्टर, आप तो कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि वो उस शहर में एक ऑडिशन कंडक्ट करते हैं, फॉर अदर रोल्स जो चाहिए होते हैं, तो वो पॉसिबल तभी हो पाता है। बट एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, because I feel that if somebody is a writer, whether he lives in America or in Turkey or Germany or anywhere, तो writing तो एक ऐसा है कि आप जो है अपने writing material जो है आप producers को भेजिए या आप लोगों से contact कर सकते हैं। तो वो क्या है कि आपको उसके लिए इंडिया आने की जरूरत नहीं है। Through mail you can send your subject, and I will always suggest, मैं अभी ये भी बता देता हूँ कि हो सकता है हम सबके बीच में भी बहुत सारे ऐसे talented लोग हों जिनको लिखने का बहुत शौक है, कि आप कभी भी अगर किसी को अपना राइटिंग मटेरियल देते हैं तो प्लीज उसको रजिस्टर करवाएं, और उसको रजिस्टर जरूर करवाएं। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे व्हिच इज कॉल्ड स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, SWA, और आप SWA का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी सी सेफ रहती है। आप किसी को भेजते हैं तो उसका मिसयूज नहीं होता है, और कोशिश करें कि आप अपने रिलायबल लोगों के थ्रू अपना राइटिंग मटेरियल किसी को भेजें, क्योंकि कई बार राइटिंग में ऐसा बहुत होता है कि आपने किसी को भेजा और पता लगा उस पे फिल्म बन गई और आपको बाद में पता चला रही है तो मेरी कहानी थी, मैंने दी थी ये कहानी। तो आई थिंक जितना अपने आप को सेफगार्ड करके चले बेहतर होगा।
कई लोग इंस्पायर हो जाते हैं आपकी स्टोरी सही से, है। राइट, जी जी और बना लेते हैं नई तो मूवी। हरगोविंद जी, मैं अनूप जी की तरफ से आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, आप जर्मनी में तैयारी करिए, अनूप जी को लेकर के वहां आएंगे और आपके लिए एक बढ़िया सा रोल तैयार रखेंगे। Thank you so much. Thank you so much, Oh Dheeraj my ji. God. You deserve to be in the on the silver screen. Thank you हाँ, तो so much. राणा साहब एक बार आपकी मूंछें So, बस मूंछों पे दिल आ गया आपका। So we also have another multi-dimensional personality, पंकज जैन साहब हमारे साथ दुबई से हैं। पंकज जी, अच्छा, पंकज जी बहुत अच्छे डांसर हैं भाई। नमस्कार अनूप जी, बहुत अरे बहुत तभी तो मैंने मल्टी डायमेंशनल मैंने पहले ही कह दिया। मैं पंकज जैन, दुबई में 20 इयर्स से यहाँ पे हूँ। अभी रोमित जी जो बात कर रहे थे कि प्रवासी भारतीयों की स्टोरी के लिए, तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब रहे हैं कैसर कोठारी जी, उन्होंने राह गुजर करके एक पिक्चर बनाई थी दुबई के सब्जेक्ट पे, और अच्छी कास्टिंग थी। नाम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अनूप जी से कि राजस्थान के सब्जेक्ट पे आए हुए कोई अच्छी मूवी एक बार, बस एक दो बचपन मतलब काफी टाइम पहले कोई अच्छी मूवी आई थी और अच्छे हुए कोई सीरियल्स हो राजस्थानी भाषा में, और अब तो राजस्थानी डायस्पोरा पूरा वर्ल्ड वाइड है, तो यू कैन हैव योर मार्केट आल्सो। और एज यू सेड दैट कि हर लोकेशन ऑफ राजस्थान की कहीं भी मैं गाड़ी रोक लेता हूँ और यहाँ शूट कर लेता हूँ, तो ये सब चीजें आप लोगों के द्वारा ही राजस्थान एनलाइटन हो सकता है, तो थोड़ा इस पर विचार कीजिए। और कोई अच्छा सीरियल है राजस्थानी भाषा में या राजस्थानी आपने एकदम सही बात कही पंकज जी। इस पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रपोज फिल्म पॉलिसी है उसमें राजस्थानी साहित्य से और राजस्थानी फिल्म के प्रमोशन के लिए स्पेशल वो प्रोविजंस रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स ऑफर किए जाएंगे, तो आप तैयारी रखिए अपनी। जरूर जरूर। और मैं आपको दुबई आमंत्रित करता हूँ, जब भी आप आए अनूप जी, जब भी दुबई की तरफ आना हो, तो हम प्रवासी राजस्थानियों का, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ राजस्थान बिजनेस और प्रोफेशनल ग्रुप का, और काफ़ी हम लोग 3 साल पहले हम लोगों ने इसका, रोमित जी भी उसके फाउंडर रहे हुए, तो we have a very good organization and we are doing a lot for Rajasthan community. So being a Rajasthani, we would like to connect with you and Sure, sir, sure. और जिस तरह से इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है, वैसे ही जस्ट कोविड, अब मेरे ख्याल से वैक्सीन आ गए हैं, होपफुली 3 महीने की बात है उसके बाद शायद हम लोग ओपन अप हो जाएंगे। बिल्कुल, बस ऊपर वाले से नहीं अनूप जी, हम वादा करते हैं आपसे, हम दुबई के राजस्थानी वादा करते हैं, धीरज साहब को भी बोलते हैं कि आप जरूर आएंगे एक बार हमारे साथ। मैं चाहता हूँ आपसे मिलना। मेरी बहन दुबई में ही रहती हैं और वो और उनके हस्बैंड जो हैं काफी क्या शुभ नाम बताएंगे सर आप जरा? उनका नाम है सुनील ग्रोवर। वो आवाज चली गई है। डॉक्टर हैं जो, डॉक्टर सुनील ग्रोवर। वॉइस नहीं, डॉक्टर नहीं है, वो एक बहुत बड़ी इवेंट कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है सिग्नेचर इवेंट्स का। यस सर, जानता हूँ सुनील ग्रोवर जी। हाँ जी, मेरी एक इवेंट्स कंपनी है, इसलिए मैं जानता हूँ उनको। अच्छा, हाँ, तो क्या बताएंगे दोबारा? मैं आई कुड नॉट हियर यू बिकॉज ऑफ वॉइस वाज। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है सर जी। तो मैं कह रहा था कि दुबई में मेरी बहन जो है वो रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ, और मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड सुमिता ग्रोवर और सुनील ग्रोवर वो एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है सिग्नेचर इवेंट्स। सिग्नेचर वी हर्ड अबाउट इट। तो इसलिए दुबई तो किसी न किसी वजह से आना जाना होता भी रहता है कभी कभार। तो मिलेंगे सर जरूर। सर हम मिलेंगे नहीं सर, बल्कि आप एक अच्छा खासा एक हम इवेंट रखेंगे और उसमें आप वी विल वर्क आउट हाउ टू, बिकॉज वी यूज्ड टू इनवाइट द राजस्थानी मतलब जो भी टैलेंट्स हैं या जो भी, बिकॉज वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज राजस्थानी कल्चरल, मकर संक्रांति, तीज, होली, all these things. So we would be happy to welcome to you and join with the Rajasthani diaspora located in UAE. So thank you Pankaj ji. I think we are running out of time. Yeah. टाइम Thank you धीरज जी। वाला है। इसके पहले दर्श जी करके कोई हमारे साथ और एक। थैंक यू अंशु जी, कैन यू सी somebody else who is with us? दर्श करके एक डिस्प्ले हो रहा है नाम, आई डोंट नो। कैमरा इज ऑफ, तो इट्स ओके, वी कैन गो अहेड। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं अनूप जी, आई मस्ट थैंक यू
that you have spared your time. और आपने, मैं अपनी तरफ से एक चीज और कहना चाह रहा हूँ on a lighter note, कि आपने NSD और ये क्राइम पेट्रोल और कहाँ कहाँ आपने गए होंगे, तमाम अवार्ड्स लिए होंगे, पर आपने सोचा था कि आप हम राजस्थानी के प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे तो आप ये सोचिए कि मुझे लग रहा है कि अभी तक तो मैं कहता था कि मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ। अब मुझे ना आज हम राजस्थानी में आके मुझे स्टैंप लग गई है आज कि मैं राजस्थानी। फाइनल मुझे जो वीजा जो है ना, हम राजस्थानी का वीजा आज लगा है मेरा। बिल्कुल, वी आर सो हैप्पी टू हैव एन एडिशन। ये एक हमारे परिवार में एक इजाफा जिसको कह सकते हैं, और यही इस प्रोग्राम का ध्येय है। डेफिनेटली। और तो थैंक यू, ओवर टू यू अंशु जी। हमारी तरफ से सबको नए साल की और क्रिसमस की और तमाम परेशानियों से निजात पाने की दुआओं के साथ 2021 सबके लिए बहुत अच्छा रहे, इसके शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। और सर धीरज जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये अंशु जी का ही ये एफर्ट है कि जो मैं आज आपसे मिल पाया हूँ, क्योंकि हम पिछले से लगे हुए थे, कौन सी डेट क्या, और मेरी शूटिंग चल रही थी। और नहीं, मेरे 1 महीने से चल रहा था अंशु जी का, इधर आपके साथ में क्लोजिंग करनी है ईयर की, या आई हैड अ कपल ऑफ मोर चॉइसेस। तो मैंने कहा नहीं, अनूप जी का अगर डेट मिलती है तो हम उनके साथ ईयर एंड करेंगे। नहीं, इन्होंने बिल्कुल छोड़ा नहीं पीछा, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इनकी वजह से ही आप सब लोगों से मिल भी पाया आज। बिल्कुल। तो थैंक यू अनूप जी इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, क्योंकि जैसी जद्दोजहद आपने बताई, मैं भी बहुत टेंस थी कि कैसे होगा क्या होगा, बट फाइनली हमें डेट्स मिल गई और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बन गया ये। तो सभी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से, सिंपली जयपुर की तरफ से। और जैसा 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ ऊपर नीचे, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया है, हम राजस्थानी भी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म इसी साल की देन है, तो एक खुशनुमा पल है हम सभी के लिए। तो चलते चलते आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और इस प्रोग्राम को विराम देना चाहूंगी। तो इजाजत है। थैंक यू सो मच। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम फिर से मिलेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पर। जरूर। और मैं दिल से दुआ करूंगा कि you get the highest respect for the work that you do and the person you are. So simple. Thank you so much, sir. और आज के इस प्रोग्राम का मैसेज अनूप जी, हम लोग हर सीरीज का एक मैसेज फ्लो करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि इंसान अपने काम से जाना चाहिए, जो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे आज के इस सीरीज का जो मैसेज मैंने डिराइव किया है वो ये कि कोई भी आदमी अपने काम से जाना जाए, यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you so much.